नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी की डिमांड पर। आज हम स्टील का ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आप सभी दोस्तों को कि हमने राजस्थान जीके की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुकी है हमारी इस चैनल पर, जिसमें आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, जो कि हमने अभी तक बीएमसी के टेस्ट करवा चुके हैं, आरसीसी के टेस्ट करवा चुके हैं, एंड नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टील के टेस्ट। बाकी जो प्रीवियस टेस्ट हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे वीडियोस की फॉर्म में। वहाँ जा कर के आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर जा कर के ईजिली उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ साथ में आपको राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी हमारे को आप सभी दोस्तों को हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो मैं बता दूँ कि आज से हम स्टील स्ट्रक्चर का पहला वीडियो है ये, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम इसके अंदर आपको कवर अप करवाएंगे। साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड पॉइंट्स जो आपके लिए आने वाले और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड, वो भी हम आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप एक लाइक करेंगे और एक सब्सक्राइबर मिनिमम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। साथ साथ में आपको क्या करना है कि इस वीडियो को साथ ही साथ में आपको सॉल्व करते हुए चलना है, ताकि आपको आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बन पाए और आपका एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस हो पाए। इससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट बन पाएगा और साथ ही साथ में आपके एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है अपना पास में, रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर रेफर्ड बाय देयर। रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर रेफर्ड बाय देयर। ए ऑप्शन है आपके पास में आउटर डायमीटर, बी है इनर डायमीटर, सी है एवरेज डायमीटर एंड डी है आउटर डायमीटर। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम आरपीएससी लेक्चरर एईएन 2014, एईएन 2013 में आए हुए क्वेश्चन से उठाएंगे और बाकी के 10 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड हैं आरपीएससी 2000 2018 में आने के लिए, तो वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो इसका आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं पता, मैं बता दूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। वो है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, यानी कि आउटर डायमीटर। हमेशा जो रोल्ड स्टील ट्यूब्स होती है उनको अपन आउटर डायमीटर के हिसाब से ही उनको जो वेरीफाई करते हैं, 1 इंच, हाफ इंच की है, 1 इंच की है, तो वो जो अपन बोलते हैं वो उनके आउटर डायमीटर को बोलते हैं। रोल्ड स्टील ट्यूब्स में हमेशा आउटर डायमीटर को ही रेफरेंस लेकर के काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन रिवेटेड कनेक्शन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार shall be times the nominal diameter of the end rivet। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द रिवेटेड कनेक्शंस, जो रिवेटेड कनेक्शंस होते हैं उसमें जो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार, जो लेसिंग बार की जो मिनिमम विड्थ है वो कितने टाइम्स होती है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट के। तो ए ऑप्शन आपके पास में 2 टाइम्स, बी है 2.5 टाइम्स, सी है आपके पास में 3 टाइम्स एंड डी है आपके पास में 3.5 टाइम्स। ये भी आरपीएससी जीडब्ल्यूडी एईएन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आता होगा। जिनको नहीं आता है तो मैं बता दूँ, उनको करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बी होता है। यानी कि जो मिनिमम जो विड्थ होती है, बी जो होता है, बी ऑफ द रिवेटेड कनेक्शन, बी ऑफ द लेसिंग बार, मतलब विड्थ ऑफ द लेसिंग बार इज इक्वल टू 3.5 होता है। ओके, 5 जो होता है वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट होता है, इसको अपन बोलते हैं बी इज इक्वल टू 3.5। इससे अपन फॉर्मूला भी आप जो सॉल्व करते होंगे जब लेसिंग की डिज़ाइन करते होंगे तब उसमें यूज़ में लेते होंगे, बी इज इक्वल टू 3.5। तो वही ये चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट fasteners in a line laying in the direction of stress in tension member should be। ओके, क्वेश्चन अगेन रीड कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट fasteners in a line laying in the direction of stress in tension member should be। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने कर दिया होगा। ए ऑप्शन इसमें लेस देन 16T और 200 mm विच एवर इज व्हाट लेसर, बी है 32T और 300 mm विच एवर इज व्हाट लेसर, सी आपको देख सकते हैं मोर देन 16T और 200 mm, डी है मोर देन 32T और 300 mm विच एवर इज मोर दोनों में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया एक बार पॉज कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि लेस देन 16T और 200 mm। यानी कि जो 2 फास्टनर्स होते हैं, अगर टेंशन मेंबर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो 2 फास्टनर्स होते हैं उसकी बीच की दोनों फास्टनर्स, मतलब काफ़ी सारे फास्टनर्स अपन यूज़ में लेते हैं। ओके, तो उन दोनों के बीच की किसी भी 2 के बीच की दूरी जो होती है वो लेस देन 16T और 200 mm से कम होनी चाहिए, जो भी इनमें से कम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्लिन्स आर सपोर्टेड ऑन द, पुर्लिन्स किस पे सपोर्ट करती हैं।
ओके फ्रेंड्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पूछा जाता है। आरपीएससी इन 2013 में भी पूछा गया है, एसएससी जेई और डीएमआरसी के काफ़ी सारे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुल्ड इन आर सपोर्टेड ऑन व्हाट? ये ऑप्शन है प्रिंसिपल राफ्टर, बी कॉमन राफ्टर, बॉटम कॉर्ड एंड बेस प्लेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है प्रिंसिपल राफ्टर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा मान सकते हैं हर एक पेपर में, हर दूसरे तीसरे पेपर अगर आप देते हो इंजीनियरिंग का, हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास में काफ़ी सारे, तो आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार पॉज करिए वीडियो को, देन देख लीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओवरऑल लेंथ माइनस का 2 इंटू वेल्ड साइज, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वेल्ड साइज की, आपको मैं बता दूं इफेक्टिव लेंथ होती क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ, अगर कोई भी वेल्डेड कनेक्शन होता है, मान लीजिए ये कोई कनेक्शन है, ये कोई कनेक्शन है, ये मान लीजिए ये कोई यहाँ पर कनेक्शन यूज़ में, मतलब कि ये कोई प्लेट को यहाँ पर जोड़ा गया है किसी से, अगर इस प्लेट को जोड़ा गया है चारों तरफ किसी से वेल्ड से, तो कुछ दोनों साइड में देखिए इसमें क्या होता है कि जो अगर अपन इस पर कोई लोड लगाते हैं इस वाली प्लेट पे, और ये कोई प्लेट है इसमें यहाँ लोड लग रहा है, तो ये जो वेल्ड है ये पूरा वेल्ड पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि जो साइड में जो ये इस साइड में जो ये पोर्शंस होते हैं, ये दोनों साइड में एंड साइड्स में ये फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते लोड बियरिंग के अंदर। इसलिए अपन कितना उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, दोनों साइड्स में से, मतलब साइज ऑफ वेल्ड रिड्यूस कर देते हैं, यानी ओवरऑल लेंथ में से -2 इंटू वेल्ड साइज रिड्यूस कर देते हैं। ये इसका मेन रीजन होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन ए ग्रिलेज फुटिंग द बीम इन ईच टियर आर spaced such that the minimum spacing between the flange of the two consecutive beam is not less than। ग्रिलेज फुटिंग अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं उनको बता दूं किस तरीके की होती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक बार आप देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप सॉल्व करिए जब तक मैं बताता हूँ। ए ऑप्शन है 50 mm, बी है 75 mm, सी है 100 mm एंड डी है 150 mm। तो ग्रिलेज फुटिंग जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ये बीम्स होते हैं, ये कोई आई बीम है मान लीजिए, यहाँ पर ये बेस प्लेट होती है इसकी, ये बेस प्लेट होती है, इसके नीचे भी आई सेक्शंस होते हैं, ये कुछ ऐसे आई सेक्शंस होते हैं काफ़ी सारे, ये ऐसे इस तरीके से आई सेक्शंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो होती है, और नीचे भी अगेन आई सेक्शंस होते हैं, ये नीचे भी इसी तरीके से जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी आई सेक्शंस होते हैं, ऊपर भी आई सेक्शंस, ये भी आई सेक्शन होता है, इसके ऊपर बेस प्लेट होती है। ओके फ्रेंड्स, देन ऊपर कॉलम होता है, कॉलम के नीचे होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, यहाँ पर भी आई सेक्शंस हैं, ये आई सेक्शन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो बोला गया है, जो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, यानी कि इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, ये देखिए ये जो दूरी होती है या फिर ये जो दूरी होती है, इनकी मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये जो मिनिमम जो दूरी होती है, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, ये जो मिनिमम जो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 75 mm, यानी 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए इन दोनों की। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर इसका, ये भी काफ़ी जगह पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फॉर ए ब्रिज हैविंग स्पान मोर देन 150 मीटर द रिकमेंडेड टाइप ऑफ ब्रिजेस। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपके पास में ऑप्शन है रिवेटेड प्लेट गर्डर ब्रिज, वेल्डेड प्लेट गर्डर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या फिर ट्रस गर्डर ब्रिजेस। ये दोनों तो सिंपल सेम टाइप के हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, अगर ये यूज़ ले सकते हैं तो ये भी यूज़ ले सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है, अगर 6 मीटर से कम पे अगर आप ब्रिज दे रहे हो, 6 मीटर की डिस्टेंस है अगर आपका स्पाम है, उस पर अगर आप ब्रिज दे रहे हो तो उस पर आप सिंपली हॉट रोल्ड सेक्शन, यानी कि अगर कोई आई सेक्शन भी अगर आप यूज़ में लेते हो, हॉट रोल्ड आई सेक्शन यूज़ में लेते हो तो वो सही है, लेस देन 6 मीटर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, कितने? लेस देन 6 मीटर्स के लिए। अगर आपका 6 मीटर से लेकर 15 मीटर का स्पाम है तो उसके अंदर आप हॉट रोल्ड सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन, मतलब हॉट रोल्ड सेक्शन विद कवर प्लेट, यानी कि हॉट रोल्ड सेक्शन के ऊपर कवर प्लेट लगा करके भी अपन ब्रिज की तरह किसी भी बीम को यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपका 15 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है, 15 मीटर से लेकर अगर 50 मीटर तक होता है तो आपको प्लेट गर्डर यूज़ में लेते हो। ओके फ्रेंड्स, ये कब आप अपन यूज़ में लेंगे? जब 15 to 50 मीटर की डिस्टेंस होगी।
लेकिन अगर 50 से भी ज़्यादा हो जाता है, तो 50 से ज़्यादा हो जाता है तो अपन कौन सा यूज़ में लेते हैं फ्रेंड्स, देन अपन ट्रस यूज़ में लेते हैं। कहाँ तक, 150 मीटर तक। ओके, 50 टू 150 मीटर तक अपन कौन सा ब्रिज यूज़ में लेंगे, ट्रस गर्डर ट्रस गर्डर ब्रिज यूज़ में लेते हैं। रीज़न क्या होता है कि प्लेट गर्डर ब्रिज होता है, इसके अंदर एयर पास नहीं हो पाती, तो कुछ मोमेंट डेवलप हो जाता है, ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसके कारण अपन ट्रस का यूज़ लेते हैं ताकि ईजिली एयर जो है वो मतलब कि उससे पास हो सके, तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो कम डेवलप हो, इसलिए अपन ट्रस गर्डर का यूज़ लेते हैं। लेकिन अगर 50 मीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, अगर स्पाम जैसे कि 150 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, 50 टू 150 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर 150 मीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, तो अपन कौन सा ब्रिज यूज़ में लेते हैं फ्रेंड्स, वो लेते हैं अपन सस्पेंशन ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, रीजन ये रहता है कि इसका जो लोड होता है, जो डेड लोड होता है ब्रिज का, वो बहुत कम हो जाता है। सस्पेंशन ब्रिज का ये वायर से, यानी वायर्स पे हैंगिंग ब्रिज की तरह होता है। ओके फ्रेंड्स, हैंगिंग ब्रिज जो होता है वो यही होता है, हैंगिंग ब्रिज जिसे अपन बोलते हैं, सस्पेंशन ब्रिज को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज, इनमें से हैवीएस्ट आई सेक्शन कौन सा है। आप अगर अगर आपको फुल फॉर्म याद है अगर इन चारों की, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ए ऑप्शन की जो फुल फॉर्म होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, बी की जो ISLB की होती है इंडियन स्टैंडर्ड लो बीम, ओके, मीडियम वेट बीम, लो वेट बीम, एंड सी की जो होती है ISHB की इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स, एंड डी जो होती है इंडियन स्टैंडर्ड वाइडर बीम्स। तो इसमें हैवियर किसके अंदर आ रहा है, सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो एग्जैक्टली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम इज द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर चलते हैं। फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रॉट थिकनेस इज। तो आपसे पूछा गया है, इसमें रेशियो पूछा गया है। फिलेट अगर देखिए, कोई आप वेल्ड अगर आपने देखा होगा तो ट्रायंगल शेप का होता है वेल्ड। इसमें जो थ्रॉट थिकनेस होती है, जैसे ये एस होता है, वेल्ड साइज क्या होता है, एस हमेशा कौन से ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रॉट थिकनेस हमेशा मिडल जो होता है इसका, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रॉट थिकनेस। तो ये कितनी होती है फ्रेंड्स, नॉर्मली ये होती है 0.7S होती है। और ये पूछा क्या है इन्होंने, थ्रॉट थिकनेस, तो अपन को पता है 0.7S होती है। ओके, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ वेल्ड टू थ्रॉट थिकनेस, यानी इन्होंने क्या पूछा है, S अपॉन थ्रॉट थिकनेस कितनी हो गई, 0.7S। तो अगर इसको आप निकालोगे तो आपके पास में रेशियो आएगा 1.414:1, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बियरिंग स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू, बियरिंग स्टिफनर अपन प्लेट गर्डर के अंदर कब यूज लेते हैं। ए ऑप्शन आपके पास में ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लैंज टू द बॉटम वन, बी है प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, सी है डिक्रीजिंग द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब, डी है प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो अपन बियरिंग स्टिफनर्स, अपन जो अपना मेन पर्पस होता है बियरिंग स्टिफनर्स का, आप बोल सकते हैं जो लोड होता है, टॉप लोड जो होता है फ्लैंज के ऊपर, जो टॉप फ्लैंज के ऊपर जो लोड एकदम से आता है, पॉइंट लोड जो आता है, उसको नीचे वाले फ्लैंज पे यानी बॉटम फ्लैंज के अंदर ट्रांसफर करवाने का ही मेन उसका पर्पस होता है। अपन जो प्रोवाइड करवाते हैं बियरिंग स्टिफनेस वो यही होता है। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाता है प्रिवेंटिंग बकलिंग ऑफ वेब्स, तो इसके अंदर अपन बोल सकते थे जो वर्टिकल स्टिफनर्स, अगर यहाँ पर वर्टिकल स्टिफनर्स लिखा होता तो अपन प्रिवेंटिंग बकलिंग ऑफ वेब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द इफेक्टिव लेंथ, इसमें थोड़ा अच्छे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। द इफेक्टिव लेंथ, जिन्होंने देख रखा है उनके लिए बहुत ईजी है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर शोन इन द फिगर इज इक्वल टू, यानी इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर शोन इन द फिगर इज इक्वल टू, तो देखिए आपके एक साइड में तो क्या है, हिंज सपोर्ट है, दूसरी साइड में क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट में ना तो आपको जैसे कि पता होगा, मैं आपको साथ साथ में डिस्कस भी करता चलता हूँ, जिनको देख लीजिए एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, जिनको पता है वो बता दीजिएगा। ए ऑप्शन 1.2L, बी देखिए आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। तो इस साइड में तो क्या है, ना ही तो आपके पास में रजिस्टिंग मोमेंट लग रहा होगा, मतलब कि ना ही तो रजिस्टिंग मोमेंट लग रहा है इसमें, ओके, और ना ही यहाँ पर क्या है, ना ही यहाँ पर हाँ रजिस्टिंग मोमेंट तो लग नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, यानी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मोमेंट यानी कि बेंडिंग हो सकती है, रोटेशन हो सकता है, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इस साइड में अगर आप देखते हो तो इस साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, बट यहाँ पर रोटेशन नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो दोनों साइड में 1-1, एक इस साइड में एक इस साइड में
सपोर्ट्स अनअवेलेबल हैं, तो इसमें जो लेंथ हो जाती है वो दोनों साइड में हिंज के बराबर हो जाती है, यानी 2L हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 2L। और भी काफ़ी सारे इसके केसेस हैं, वो आपको कोड में देख सकते हैं इजीली, वहाँ पर आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। इन द डिजाइनिंग ऑफ स्टील bridge, if wind or seismic forces are also considered, the allowable stresses as per Bureau of Indian Standard may be increased by। तो इसमें पूछा गया है स्टील ब्रिज के अंदर अगर विंड और सिस्मिक लोड लग रहा होगा, तो कितना लोड आप इंक्रीज कर दोगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है डी ऑप्शन, यानी कि 33.33%, यानी 33.33% इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द अलाउेबल shear स्ट्रेस इन द वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीजेस विथ। जैसे कि आपको पता है कि जो अलाउेबल स्ट्रेस होता है डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें बोला है डिक्रीज़ कब होगा। डिक्रीज़ कब होता है, जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, लोड गेन, मतलब कि अलाउेबल स्ट्रेस आप डिक्रीज़ कर रहे हो किसी चीज़ का, यानी कि उसकी कैपेसिटी आप कम कर रहे हो किसी भी स्ट्रक्चर की। तो कैपेसिटी कब कम हो जाती है, आपको पता होगा कॉलम के अंदर अगर हाइट बढ़ जाए और थिकनेस कम हो जाए तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा आपकी कैपेसिटी टू बियर द लोड इज़ डिक्रीजिंग। तो इसमें भी देखिए कुछ इसी तरीके का केस, इंक्रीज H/T। H क्या है, हाइट है, T थिकनेस है, तो अगर ये इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी अलाउेबल shear स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे अपन। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हेन द लोड लाइन कंसीडर विद द सेंट्रॉइड ऑफ द रिवेट ग्रुप, द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू। व्हेन द लोड लाइन कंसीडर्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द रिवेट ग्रुप, द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू। इसमें पूछा गया है अगर लोड लाइन जो होगा, अगर आपका जैसे कि आपको पता होगा कनेक्शंस जब आप डिज़ाइन करते हो, ये कोई आपका आई बीम है या फिर कुछ भी मान लीजिए आई बीम है, इसके ऊपर अगर आपने कोई कनेक्शन डिज़ाइन किया, अगर इस तरीके से, ये सॉरी एक सेकेंड, अगर ये कोई आई बीम होता जिसका फ्लैंज सरफेस इस साइड में है, और अगर आपका कोई आपने कुछ लगा रखा है यहाँ पर प्लेट, और अगर यहाँ पर कोई लोड लग रहा है एकदम इसके सीजी से निकल रहा है लगते हुए, ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता है इसके अंदर ना तो मोमेंट डेवलप होगा, ना ही इसके अंदर ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा, और ना ही इसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। तो जायज़ सी बात है जब बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा, जब कोई मोमेंट ही डेवलप नहीं होगा, तो टेंशन एंड कंप्रेशन का तो रेशियो बनता ही नहीं है, क्योंकि मोमेंट जो होता है वो टेंशन एंड कंप्रेशन का जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तभी आप बना सकते हो। तो ना ही तो टेंशन आएगा, ना ही बेंडिंग आएगा, एंड शेयर एज वेल एज टेंशन ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कौन सा हो गया, शेयर ओनली। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है लग एंगल्स। लग एंगल अपन क्यों प्रोवाइड करवाते हैं फ्रेंड्स, बहुत आपको हर दूसरा पेपर दोगे ना, तो हर दूसरे पेपर के अंदर आपको लग एंगल का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस बार पिछली बार SSC JEE में भी देखने को मिला था, ये कई अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। आर नेसेसरी, इसमें जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लंग एंगल अपन जो प्रोवाइड करवाते हैं वो किस लिए, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ जॉइंट्स के लिए, और इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए वो सारे गलत हैं फ्रेंड्स। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। अगर आपको ये नहीं दिखता है तब आप दूसरे पकड़िए, अगर आपको ये दिख रहा है तो डेफिनेटली यही है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर टू प्रिवेंट, इसमें ऑप्शंस देखिए, एलिमिनेट वेब बकलिंग, एलिमिनेट लोकल बकलिंग, ट्रांसफर। अब ये वही केस आ गया, उसमें तो क्या था, वेब बकलिंग को नहीं, लोड ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वर्टिकल स्टिफनर्स है वो किस में यूज़ आ रहा है, एलिमिनेटिंग वेब बकलिंग। यहाँ पर वर्टिकल स्टिफनर्स किसके लिए होता है, वेब बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द लाइफ पीरियड ऑफ स्टील बिल्डिंग इज, जो लाइफ पीरियड होता है स्टील बिल्डिंग्स का वो कितना होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, द लाइफ पीरियड ऑफ स्टील बिल्डिंग इज, इसमें ध्यान करके देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 50 ईयर्स होगा। कई बार स्टूडेंट्स 100 ईयर्स कर देते हैं और कई अलग अलग हो जाते हैं,
द लाइफ पीरियड ऑफ स्टील बिल्डिंग इज़ व्हाट 50 ईयर्स। ओके, अगर यहीं पर ही लाइफ पीरियड जो डिज़ाइन करते हैं अपन रोड्स को, कई बार रोड्स के डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन आता है कितने पीरियड के लिए अपन डिज़ाइन करते हैं, तो वो 20 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन स्टील बिल्डिंग 50 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंटेज। फील्ड रिवेटिंग के लिए अपन जो परमिसिबल स्ट्रेसेस उनको कितना परसेंट रिड्यूस कर देते हैं फ्रेंड्स, वो कर देते हैं अपन 10%, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 19 है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल should be greater than, diameter of rivet hole should be greater than nominal diameter of rivet by about। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कई जगह पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका है 1.5 मीटर 1.5 mm टू 2 mm। जो डायमीटर ऑफ रिवेट होल होता है वो अपन कितना ज़्यादा लेते हैं, 1.5 से 2 mm ज़्यादा लेते हैं नॉमिनल डायमीटर से। ओके फ्रेंड्स, 1.5 mm तब लेते हैं जब अपन लेस देन इक्वल टू 25 mm, 25 अगर mm से ज़्यादा, मतलब कि नॉमिनल डायमीटर अगर किसी रिवेट का 25 mm या उससे कम है तो अपन 1.5 mm लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो अपन 2 mm लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्या कौन सा कब अपन यूज़ में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द एज पर द इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिज़ाइन द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इन द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड, आई होप आपको सभी को आता होगा ये, तो जिनको नहीं आता उनको तैयारी करने की अच्छी ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो रेशियो होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लाइक करता है वो शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी जल्दी पहुँच सके। नेक्स्ट जो अपन स्टील के स्ट्रक्चर का एक वीडियो आ गया था, कल हम एक सर्वे का एक वीडियो लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि कल हो सकेगा तो 8 PM से 9 PM के बीच में, यानी कि हो सकेगा तो 8 PM में मैं अपलोड कर दूंगा कल सर्वे का एक वीडियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें। इसलिए उस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड।